हेलो एंड वेलकम टू आईआईटी वाला एसएससी एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्लानर। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पहले 3 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने अपनी मिस्टेक्स जो 2024 में मैंने कमिट की वो वाली एकदम अच्छे से डिस्कस की है, और क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स थे जो मैंने 2024 में लिए जिनके कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। ये प्लानर को डिटेल में समझने के लिए आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि जो मेरा ये प्लान है वो किस बेस पर है और ऐसा प्लान क्यों मैं अब की बार 2025 में फॉलो करने वाला हूँ। दिस इज़ माई ओवरऑल विजन फॉर 2025 सीजीएल अटैम्प्ट। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और सीजीएल 2025 को एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ही आगे प्रोसीड करूँगा। ये मेरी मिस्टेक्स है जो मैंने कमिट की है, और ये वेरियस पॉजिटिव थिंग्स है जो मैंने 2024 में किए थे। सो लेट अस स्टार्ट आवर प्लानर। अब की बार मैं 2025 के लिए क्या प्लानिंग कर रहा हूँ और कैसे मैं प्रोसीड करने वाला हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें किस रेंज में स्कोर करना है। तो ये वाला कुछ स्कोर्स का ब्रेकडाउन है जो मैंने किया है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें मैंने 5 कैटेगरी रखी है। फ्री मार्क्स मतलब ये ऐसे नंबर है जो एसएससी सीजीएल पेपर बना रहा है उसके लिए ये वाले नंबर एकदम आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ये वाले क्वेश्चन तो आपको कभी भी मिस नहीं करने हैं। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलतियाँ की तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, इसका बहुत हाई चांस रहेगा। बेयर मिनिमम मार्क्स ये वाले नंबर वो होने वाले हैं जो मैं कोई भी टेस्ट दूंगा तो मैं इंश्योर करूँगा कि ये बेयर मिनिमम मार्क्स मैं हर टेस्ट में सेक्शन वाइज इतना अचीव कर पाऊँ। डिसेंट स्कोर, ये डिसेंट स्कोर मेरे लिए एक इस पैरामीटर का काम करेगा कि जो आने वाले टाइम में मैं जो भी फुल लेंथ टेस्ट करूँगा तो उनमें कभी भी मेरे को कोई डाउट आए कि यार ये टेस्ट मेरा गंदा गया है या यहाँ पे मेरे नंबर कम आए हैं, तो मैं ये देख पाऊँ कि डिसेंट मार्क्स से कितना नंबर कम आ रहा है। अगर यूँ हो जाए कि कोई एक टेस्ट मेरा गंदा गया है और पता लगे कि उस सेक्शन में मेरा डिसेंट स्कोर काफ़ी नीचे गया, तो मैं उस टेस्ट को अच्छे से जज कर पाऊँगा कि वहाँ पे मैंने क्या गलतियाँ की हैं। मेन टारगेट यही रहेगा हर प्रैक्टिस टेस्ट का, जो मॉक टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर पेपर हो, कि डिसेंट स्कोर से नीचे किसी भी सेक्शन में ना जाए। अगर किसी भी सेक्शन में स्कोर डिसेंट से नीचे जाएगा तो इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे मैं लूप होल्स को एकदम अच्छे से ढूंढूं और उन लूप होल्स को उसी 1-2 दिन में फिल करने की ट्राई करूँ। उसके बाद ही मैं प्रोसीजर में आगे बढ़ूँगा। वेरी गुड स्कोर ये वो वाले स्कोर होने वाले हैं कि टेस्टों में अगर ये स्कोर अचीव हो पा रहा है मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ। और कभी कभार बीच में कोई आसान टेस्ट आए तो आई विल ट्राई कि वहाँ पे गोल्ड लेवल स्कोर टच कर पाऊँ। अगर आसान टेस्ट में वेरी गुड और गोल्ड लेवल के बीच में नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हुई है। तो ये मार्क्स रेंज इट विल बी अ लिटमस पेपर टेस्ट फॉर ऑल द मॉक टेस्ट विच आई विल बी डूइंग इन द 2025 अटैम्प्ट। आप भी ऐसा ही एक मार्क्स रेंज को अपने लिए एक लिटमस पेपर टेस्ट बना सकते हैं, जिससे आप अपने फुल लेंथ टेस्ट जब भी करो उनको जज कर पाओ। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर प्रिपरेशन। आप ही पता लगा पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन में क्या लूप होल है, और वो आपको ही ढूंढ के फिल करने पड़ेंगे। कोई और आके आपके लिए वो लूप होल फिल नहीं करने वाला है। 2024 का अटैम्प्ट देने के बाद एक चीज़ मुझे क्या समझ आई है सीजीएल के लिए, कि सीजीएल को अच्छे रैंक से क्लियर करने के लिए हमें एक साइक्लिक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। साइक्लिक स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पागल की तरह ना लगे, और जो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हमें इंश्योर करने हैं, सब पे एक एक करके आए और सबको इक्वल टाइम दे, ताकि ये ना हो कि पता लगे हमारा जीएस ज़्यादा गंदा हो गया, पता लगे मैथ में हम पीछे रह गए, पेपर में अब की बार थोड़ा जीके टफ था, अगली बार रीजनिंग थोड़ा डाइसी दे रीजनिंग में हमारे आसान क्वेश्चन गलत हो गए, जो डुएबल क्वेश्चन थे वो गलत हो गए। तो जो ये वाली स्ट्रैटेजी है इट विल इंश्योर कि जो अभी एस्पिरेंट्स के बीच में ये डर चल रहा है कि वेंडर चेंज होगा तो क्या होने वाला है, हम प्रिपरेशन को कैसे करें, ये स्ट्रैटेजी उन सारी चीज़ों का केयर करने वाली है अपने आप, अगर इसको मैं ढंग से फॉलो कर लूँगा तो। इसके लिए मैंने अपनी साइकिल को 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। हर कंपोनेंट के लिए मैंने एक डिफरेंट स्लॉट्स तैयार किए हैं। हर स्लॉट्स का मैंने एक टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया कि इस स्लॉट को मैंने इतने टाइम में करना है।
ये टाइम पीरियड वो नहीं है कि मेरे को किताबों के ऊपर इतने घंटे बैठना है। ये टाइम पीरियड है कि इफ़ेक्टिव स्टडी आवर्स उतने निकालने हैं मेरे को उस पिलर के लिए, उस स्लॉट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये देखें जीएस में ये 3 घंटे का टाइम स्लॉट है, मतलब स्लॉट 1 में 3 घंटे रखे हैं मैंने इफेक्टिव टाइम। तो ये 3 घंटे इफेक्टिव स्टडी करने के लिए कई बार हो सकता है हमें 5 घंटे पढ़ाई करने पड़े, कई बार 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़े। इफेक्टिव स्टडी आवर और किताबों में बिताए हुए स्टडी आवर्स दोनों अलग अलग होते हैं। हम एस्पिरेंट्स को ये पता है, हम बस उसको थोड़ा जज नहीं करते हैं विद द फियर कि हमें लगेगा कि यार हम टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ जो मैं इंश्योर करूँगा कि मैं इफ़ेक्टिव स्टडी आवर्स को फोकस करूँगा, ना कि कितने घंटे मैं पढ़ा हूँ उनको। और इस साइक्लिक अप्रोच में मैंने 6 कंपोनेंट जो डिवाइड किए हैं। सबसे पहले मैं एक साइकिल के पहले कंपोनेंट में जीएस को करूँगा, फिर मैं रीजनिंग करूँगा, फिर मैं इंग्लिश, फिर मैथ, फिर एक फुल लेंथ टेस्ट, और इन सब के बाद इनकी रिवीजन। तो ये सब कंपोनेंट कैसे कैसे मैं डील करने का प्लानिंग कर रहा हूँ वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो जो आपको यहाँ पे बेनिफिशियल लगे आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी में इनकलकेट कर लेना। एंड आई एम 100% श्योर ये वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने ना सिर्फ CGL 2024 का एक्सपीरियंस लगाया है, बल्कि आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, लाइक JEE हो गया, UPSC के 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं, तो उन सब में भी कुछ कुछ मिस्टेक्स किए हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव्स किए हैं। तो वो सब के सब मैंने ट्राई किया है इस स्ट्रैटेजी को बनाने में इनकलकेट करने का। आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। सो अगर हम ओवरऑल आइडिया लेना चाहे तो ये साइक्लिक स्ट्रैटेजी कैसे हेल्प करेगी मुझे। सबसे पहले ये इंश्योर करेगी कि मेरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बना रहे। नंबर 2, ये इंश्योर करेगा कि जो भी मैं अभी कवरेज करूँगा अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो एक होलिस्टिक कवरेज होगी। हर सब्जेक्ट को मैं जितना उसको ज़रूरत है उतना टाइम दे पाऊँगा, उस सब्जेक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा, चाहे वो कोर हो, उसकी प्रैक्टिस हो, उसकी रिवीजन हो, या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हो, सबके लिए इसमें टाइम डाला गया है। एक जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है बार बार, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स को भी होती है, हम काफ़ी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लाइक हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिले करते रहते हैं और वो थोड़ा थोड़ा डिले करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें कई बार हमारा एक आधा दिन पढ़ाई का बेकार चला जाए, कई बार 2 दिन बेकार हो जाते हैं, कई बार एक्सट्रीम में पूरा हफ्ता बेकार चला जाता है। हमारे बैकलॉग्स भी इकट्ठे होते रहते हैं। हम टारगेटेड यूँ अप्रोच कर लेते हैं कि 10 तारीख तक मेरे को ये करना है, और पता लगे बैकलॉग्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि 10 के बाद हम एकदम जीरो एनर्जी पे आ जाते हैं और पढ़ नहीं पाते। तो उस चीज़ को भी ये वाली स्ट्रैटेजी टैकल करने वाली है। नंबर 4, ये वाली स्ट्रैटेजी मेरे को इंश्योर करेगी कि मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाऊँ। लाइक आप ये देख पा रहे हैं मैंने इसके लिए अलग अलग साइकिल बनाई है। साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको फिर बाद में एक्सटेंड करके 9 10 11 12 13 14 यूँ चलता रहेगा। तो जब भी मैं किसी भी साइकिल पे होऊंगा, लाइक मैं साइकिल नंबर 6 पे होऊंगा, तो मैं पीछे ट्रैक कर पाऊंगा कि मैंने पीछे क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि अगर मुझे कभी सेल्फ डाउट आए कि यार मैंने कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ या चीज़ें मेरी छूट रही है, तो एक देख के मेरे को समझ आएगा कि इतना तो मैं कर चुका हूँ। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इससे एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, और इन छोटी छोटी अचीवमेंट से हम आने वाले टाइम पे अच्छे से एफर्ट लगा के पढ़ पाते हैं। नंबर 5, जो ये स्ट्रैटेजी होगी, ये साइकिल मेरी, इसके लिए ये एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि ये स्लॉट्स मैंने यूँ डिफ़ाइन कर दिए हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक मैं इन्हीं स्लॉट्स को इसी पेस पे करूँगा। ये स्ट्रैटेजी टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई होगी, जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सेलरेट कर लेंगे। स्लॉट्स को जो अभी मैं स्टार्टिंग में कोर सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, बाद में उसको पेरिफेरल सब्जेक्ट से, मतलब उनको पेरिफेरल टॉपिक से चेंज कर दिया जाएगा, PYQ से चेंज कर दिया जाएगा, रिवीजन स्लॉट से चेंज कर दिया जाएगा। ओवरऑल आइडिया यही रहेगा कि 6 कंपोनेंट चलेंगे। हर कंपोनेंट की जो अंदर की चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम हम जिस स्टेज पे होंगे उस स्टेज के हिसाब से अपने आप हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, वो मैं करता रहूँगा। नंबर 6, ये जो मैंने अपनी 2024 अटैम्प्ट में फील किया कि कई बार हम, जैसे मान लो मैं रीजनिंग कर रहा था, रीजनिंग के मैंने 2 सेक्शनल कर लिए, एकदम हाई एनर्जी होती है उस टाइम पे, और हम फिर रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने चले गए। लेकिन पढ़ते पढ़ते वी फील कि उस स्लॉट के बीच में ही हमारी एनर्जी एकदम लो हो गई, तो हम फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर आके फिर से हमें रीजनिंग करना पड़े।
तो इसके लिए मैंने जो ये स्लॉट्स डिवाइड किए हैं, इसकी मदद से मैं जब भी एक स्लॉट को कंप्लीट कर लूँगा और दूसरे स्लॉट पे जाना होगा, तो जो वो बीच वाला टाइम होगा ना, वो मैं एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब उस ब्रेक में हमें अपने डेली रूटीन वर्क्स करने होंगे, नहाना, खाना, रेस्ट करना, जो भी है। जो मान लो लंबे रेस्ट होते हैं, कई बार हमें मतलब चाहिए होता है कि 1 घंटे का हमें रेस्ट चाहिए, 1 घंटे हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बैठ के लेटना है, आराम से चिल करना है। जब हम एकदम पीक प्रिपरेशन पे होते हैं या बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये स्लॉट्स में ब्रेक लेना नेगलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद मेहनत करने के बाद हमें लगता है कि यार पिछले 2 घंटे में मैं मेहनत तो इतनी कर रहा हूँ लेकिन एफिशिएंसी नहीं आती। तो वो चीज़ों को इंश्योर करेगा जो ये मेरे ब्रेक्स मैं स्लॉट्स में बीच में प्लान किया हूँ। नंबर 7 जो CGL में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है वो है छोटे ब्रेक्स। जब तक अभी हम UPSC CSC की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो वहाँ पे छोटे ब्रेक्स में मुझे मोबाइल का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे हम जनरली ऑफलाइन चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, बुक से पढ़ रहे होते हैं या PDF से पढ़ रहे होते हैं। यूट्यूब का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सिलेक्टिव यूज होता था। लेकिन CGL की मैंने जो फील किया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें ऑनलाइन देखनी पड़ती है, चाहे वो PYQ सीरीज हो, कोई छोटे मोटे लेक्चर हो, कोई टॉप 50 क्वेश्चन की वीडियो हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे कर नहीं पाते और हमें यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसके कारण कई बार ये होता है कि जब हम छोटा ब्रेक लेने जाते हैं तो उस छोटे ब्रेक में हम मोबाइल चलाने के आदी हो जाते हैं, और वहाँ पे कब रील्स देखने लगते हैं या कब कोई रैंडम वीडियो देख ली, कोई एक आधी वीडियो आ गई CGL में वैकेंसी का ब्रेकडाउन ये है, CGL में अभी कट ऑफ का ये आइडिया है, CGL का पेपर ऐसा आएगा, वेंडर ऐसा आएगा, उनका डिस्कशन हुआ, मतलब अलग अलग हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उसके लिए मेरी पॉलिसी है जो मैं अपने लिए लिख के एकदम आगे चिपकाने वाला हूँ, स्मॉल ब्रेक्स में नो मोबाइल पॉलिसी। स्मॉल ब्रेक्स होते हैं 15 मिनट के, 15 मिनट जब आपको ब्रेक लेना है, मैं भी जो ब्रेक लूँगा आई विल इंश्योर कभी भी मोबाइल लेके मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मोबाइल को दूर रख के रेस्ट करने वाला हूँ। ये स्मॉल ब्रेक्स का मेनली हमें ज़रूरत कब पड़ता है, जैसे यहाँ पे जो ये अगर मैं GS का स्लॉट बताऊँ तो स्लॉट 1 में मैंने 3 घंटे की इफेक्टिव स्टडी रखी है। तो 3 घंटे की इफेक्टिव स्टडी के लिए मेरे को 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, या 5 घंटे पढ़ते हुए मान लो मेरे को 2.5 घंटे पढ़ना है एक स्लॉट में, तो मैं 2.5 घंटे हो गए 150 मिनट, तो मैं 75 मिनट तो एकदम हाई एफिशिएंसी के साथ पढ़ लूँगा। उसके बाद मेरे को 5 से 10 मिनट की रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एफिशिएंसी हमारी ड्रॉप ना हो। तो कई बार मैं क्या गलती करता हूँ, उस 5 से 10 मिनट के ब्रेक में वीडियो चला के ये देखने, मतलब रील्स देख ली, और फिर हमें लगता है कि हम उसमें रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्ट नहीं होता, बॉडी की थकान बिल्कुल नहीं मिटती है। ये काफ़ी एक गलत चीज़ है जो मैंने 2024 अटैम्प्ट में काफ़ी बार की है। वो वाली चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ अब की बार, और मेरे को पूरा यकीन है बहुत एस्पिरेंट सेम मिस्टेक करते हैं, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम आराम करने वाले मोबाइल ब्रेक में 10-15 मिनट स्क्रॉलिंग करने को सोचते हैं कि ये हमारा रेस्ट हो रहा है, लेकिन वो रेस्ट नहीं हो रहा होता, वो एंटरटेनमेंट हो रहा होता है। एंटरटेनमेंट का हम स्लॉट अलग रखेंगे। जो बड़े ब्रेक के लिए जो 1 घंटे वाला रेस्ट वाला स्लॉट है ना, वहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट का ब्रेक, मतलब 1 घंटे का अगर रेस्ट है तो 10 मिनट का एंटरटेनमेंट में कोई गाना सुन लिया, मतलब मेनली ट्राई करूँगा गाने सुन के ही एंटरटेन किया जाए। रील्स देख के तो एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना, अलग लेवल का ब्रेन रोटिंग होता है, अटेंशन स्पैन में एकदम 0 चला जाता है, चीज़ों पे एकदम ध्यान नहीं लगा पाते। तो ये वाली चीज़ मेरे को इंश्योर करनी है, ये गलती मैं बिल्कुल ना करूं। और अब तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतना मेरे पास कि ये गलतियां मैं कर पाऊँ 2025 अटैम्प्ट में। तो अभी हम देखते हैं जो मैंने ये 6 कंपोनेंट लगाए अपनी साइकिल के लिए। सबसे पहला कंपोनेंट GK।